वेलकम टू पनेशिया ट्यूटर। आज हम डिस्कस करेंगे मई 3rd वीक के मेजर करंट अफेयर्स। डिस्कस करने से पहले लेट्स हैव अ लुक क्या थी दिस वीक की मेजर हेडलाइंस। पहले तो हमारे देश के नए सीजे अपॉइंट किए गए हैं। सीजे स्टैंड्स फॉर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन इज IMF, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा पाकिस्तान को जो लोन अप्रूवल किया गया है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होएगा किस कैटेगरी में लोन दिया गया है, उसको डिस्कस करेंगे। देन विल बी लुक ऑन दी PLFS सर्वे, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। देन भार्गव अस्त्र, इंडिया का पहला इंडिजीनियस डिफेंस सिस्टम बनाया गया है। क्या है, किससे रिलेटेड है, डिफेंस में भी, उसको डिस्कस करेंगे। फर्दर देयर इज सरपछू कंजर्वेशन रिजर्व, हिमाचल प्रदेश का एक कंजर्वेशन रिजर्व नोटिफाई हुआ है, जिसके साथ ही वो देश का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व बन गया है। देन विल बी लुक ऑन द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, फाइनेंशियल सपोर्ट जो हमने मालदीव्स कंट्री को प्रोवाइड की गई है। देन केरला स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एक विरुद्धि कैंपेन लॉन्च किया गया विच इज रिलेटेड टू द क्लीनलीनेस। इसकी टर्म को डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन वी विल लुक ऑन द झारखंड स्टेट की सोलर एनर्जी इनिशिएटिव। देन डिस्कस करेंगे पंजाब से रिलेटेड PGI के एक डॉक्टर को नॉमिनी किया गया है फॉर द ग्लोबल नर्सेज अवार्ड। देन वी विल लुकिंग द जेनु करीबा ट्राइब, किस फॉरेस्ट से रिलेटेड ये न्यूज में चल रहे हैं, डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में देखेंगे पंजाब हरियाणा से रिलेटेड वाटर डिस्प्यूट्स और इसकी मैनेजमेंट के लिए जो कमेटी बनाई गई है, बोर्ड बनाया गया, उनमें कॉम्पोजिशन कैसे रोल प्ले करती है। डन, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज भारत के नए CJ अपॉइंट किए गए हैं, दैट इज कौन से नंबर के बने हैं, 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पहली बात तो हमारे लिए उनका नाम इंपॉर्टेंट होएगा, ही इज जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। कौन से नंबर के, 52nd। नाउ अभी इनका जो भी अपॉइंटमेंट की गई, ही विल बी रिज्यूमिंग द ऑफिस ओनली एंड ओनली फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ये मेंशन नहीं किया गया कि आपका टेन्योर 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का होना चाहिए। बस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 142 ये चीज मेंशन कर दी गई है कि अगर आपकी एज 65 ईयर्स हो जाएगी, आपको उसी टाइम पीरियड पे रिटायरमेंट दे दी जाएगी। सिमिलरली जस्टिस गवई साहब जी की एज 65 ईयर्स तक ही वैलिड मानी जाएगी फॉर देयर CJ पोस्ट के लिए। डन, तो हमने ये नाम तो सिर्फ 6 महीने के लिए याद करना है। उसके पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होएगा कि हमारे देश में CJ की अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है। वी ऑल नो CGI सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा जज होता है। सुप्रीम कोर्ट का क्या, हमारे देश में जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें भी सबसे बड़े जज को क्या बोलते हैं, CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आर्टिकल 142 में एक ही चीज मेंशन की गई है कि whoever the senior most judge of the Supreme Court, उसको प्रेसिडेंट द्वारा देश का CJ अपॉइंट किया जाएगा। नाउ इससे रिलेटेड कुछ जजेस इंक्वायरी एक्ट इंप्लीमेंट किए जाते हैं, जिसके तहत प्रेसिडेंट अकेला अपनी मर्जी से नहीं बताएगा किसी पर्सन को किस हिसाब से अपॉइंट किया जा सकता। अ नंबर ऑफ 5 सीनियर मोस्ट जजेस दैट इंक्लूड प्रीवियस CGI एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि आप किस पर्सन को एलिजिबल मान सकते हो फॉर द पोस्ट ऑफ CGI। डन। सिमिलरली इसी में हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, पहले CJ कौन बने थे हमारे देश के, ही वॉज HJ कनिया। अगर हम गवई साहब के प्रोफेशनल करियर की बात करें, ही हैज होल्ड द पोस्ट ऑफ सीनियर मोस्ट जजेस ड्यूरिंग द सुप्रीम कोर्ट टेन्योर, जिसके तहत उन्होंने काफी बड़ी जजमेंट में अपनी भूमिका निभाई है। वन ऑफ देम इज आर्टिकल 370 से रिलेटेड एंड इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से रिलेटेड। देन नेक्स्ट इज रिलेटेड टू IMF ने जो लोन अप्रूवल किया है पाकिस्तान को, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होएगा कितना लोन दिया है, क्यों दिया है। अगर हम एग्जाम की प्रिपरेशन करें, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा IMF का स्टैटिक पोर्शन एंड अपार्ट फ्रॉम दैट IMF किस कैटेगरी में लोन्स देता है। देन तो पहली कैटेगरी इज स्टैंड बाय अरेंजमेंट, जिसमें सिंपली आपके देश में जब BOP क्राइसिस विच स्टैंड्स फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जिसका सिंपल मतलब क्या है, आपके देश के जो भी इंपोर्ट्स हैं दे आर मोर इन नंबर एज कम्पेयर टू योर एक्सपोर्ट्स, आपके देश को घाटा हो रहा है। BOP क्राइसिस के टाइम पे अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, आपको किस कैटेगरी में लोन दिया जाएगा, अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टैंड बाय अरेंजमेंट। देन नेक्स्ट टाइप इज फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन, विच सिंपली मीन्स आपका देश का जो बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा खासा है, बैकग्राउंड इन द सेंस ऑफ फाइनेंशियल कैपेसिटीज, कि IMF नोज कि आप लोन की कैपेसिटी है आपके पास, आप रीपेमेंट कर सकते हो, आपको उस कैटेगरी में इजिली लोन प्रोवाइड किया जाता है। थर्ड कैटेगरी इज प्रिकॉशनरी एंड लिक्विडिटी लाइन, विच सिंपली मीन्स अभी आपके देश में कोई क्राइसिस आया नहीं है, कोई आपको डेफिसिट अर्न नहीं हुआ, सिर्फ आप थोड़ी सी प्रिकॉशन लेते हुए पहले से लोन अप्लाई करते हो, तो इस कैटेगरी में आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट वन इज एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, जिसके तहत पाकिस्तान को इस बार लोन दिया गया, जिसका मतलब है कि वी नो आपके देश के हालात बहुत खराब चल रहे हैं, काफी टाइम पीरियड से खराब चल रहे हैं फाइनेंशियली, और आगे आने वाले कुछ सालों में भी इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकते। बट वी एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारी जिम्मेवारी बनती है, अगर आप हमसे लोन लेने आ रहे हो, हम आप लोन अप्रूवल करके दे रहे हैं, तो किस कैटेगरी में दिया जा रहा है, अंडर EFF। नेक्स्ट वन इसी कैटेगरी को कंटिन्यू करते हुए ट्रेड इंटीग्रेशन मैकेनिज्म, विच सिंपली मीन्स जब आपके देश में किसी पॉलिसी चेंजेस की वजह से हालात खराब हो रहे हैं, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली हालात खराब हो रहे हैं, तब आपको IMF इस कैटेगरी के अंदर लोन अप्रूव करता है। डन।
नेक्स्ट वन इज रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट। जब आपको अर्जेंट बेसिस पे बीओपी क्राइसिस हो गया और आपको आज के आज ही लोन चाहिए तो आपको फटाफट इस कैटेगरी में लोन दे दिया जाता है। सिमिलर इसी से रिलेटेड अनदर वन इज रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। दोनों सुनने में सेम लगता है बट दोनों में बेसिक डिफरेंसेस इज रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी में आपके देश के हालात पहले से ही काफी बदतर थे और अभी आपको अर्जेंट बेसिस पे लोन चाहिए तो आपको इस कैटेगरी के अंदर लोन अप्रूव कर दिया जाता है। लास्ट कैटेगरी इज पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी विच सिंपली मीन्स IMF knows, other international banks and other international organization also knows कि आपके देश के हालात बहुत खराब है, आप आने वाले टाइम पीरियड में भी इस लोन की भरपाई नहीं कर सकते बट आपको लोन चाहिए, आपको अपनी इकोनॉमी सर्वाइव करने के लिए लोन चाहिए तो आप लोन अप्लाई कर रहे हो तो हम एक कंडीशन पे लोन देते हैं, कोई बात नहीं, आप कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन दिया जाएगा। डन, दिस इज ऑल अबाउट IMF किस कैटेगरी में लोन देता है। नेक्स्ट करंट अफेयर इज रिलेटेड टू PLFS सर्वे, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। पहली बात तो कोई भी सर्वे आपके सामने आए आपके लिए इंपॉर्टेंट है किस मिनिस्ट्री द्वारा या किस बॉडी द्वारा इसको प्रेजेंट किया जाता है। डन, the ministry related to PLFS survey is MOSPI which stands for Ministry of Statistics and Program Implementation। जनरली जो भी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज होती हैं अपने अंदर छोटे छोटे डिपार्टमेंट बना देती हैं डिफरेंट डिवीजन ऑफ वर्क करने के लिए। देन तो MOSPI के अंदर भी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस को ये जिम्मेवारी दी गई है कि आप देश के अंदर जो भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है या वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है, इसको मेजर करने की जिम्मेवारी आपकी होगी। डन, तो इसी के तहत इसमें कुछ अपडेशन की गई है जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। दिस वन इज कि अर्लियर PLFS सर्विस जनरली कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मंथली और या फिर क्वार्टरली या फिर ईयरली, बट नाउ दे हैव डिक्लेयर्ड अब हम हर महीने का डाटा निकालेंगे। उसी एक नई अपडेशन के तहत अप्रैल 2025 की डाटा प्रोवाइड करवाया गया अकॉर्डिंग टू विच अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया स्टैंड्स फॉर 5.1%। सिमिलरली अगर मेल और फीमेल को कंपैरिजन किया जाए तो मेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज हायर देन फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ओके, इट इज अ जनरल फैक्ट। जनरली हमें फैक्ट्स एंड डाटाज याद नहीं होते तो हमारे माइंड में एक सेफर जोन क्या बनना चाहिए कि अगर हमें परसेंटेज नहीं याद होनी चाहिए, एटलीस्ट वी शुड बी नोइंग द रैंकिंग कि मेल में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है कि फीमेल में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। सिमिलरली अगर हम रूरल और अर्बन एरियाज को कंपेयर करें वी शुड बी नोइंग, परसेंटेज चाहे नहीं याद रहती, वी शुड बी नोइंग कि अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज हायर देन द रूरल एरियाज। ओके, अनदर इसी PLFS सर्वेज में दो मेजर टर्म्स को डिस्कशन करना जरूरी है। फर्स्ट वन इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड अनदर वन इज वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। इन दोनों की फुल फॉर्म भी हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अनदर वन इनकी डेफिनेशन सिंपली LFPR में देश के जो भी एम्प्लॉयड पर्सन्स हैं एज वेल एज दोज हु आर सीकिंग द जॉब्स, इन दोनों की कैलकुलेशन करके ही डाटा मेंटेन किया जाता है। डन, अब आपके माइंड में आ गया गवर्नमेंट को कैसे पता लग रहा है कि हम जॉब ढूंढ रहे हैं। सिंपली फ्रॉम योर एप्लीकेशन फॉर्म्स या फिर आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में जो रिज्यूमे फिल करके रखे हैं या फिर आपका भी ग्रेजुएशन जो एज लिमिट है वो क्रॉस हो चुकी है अकॉर्डिंग टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इसी सभी वेरियस डाटा से पता लगता है कि दोज पीपल हु आर सर्चिंग जॉब्स उनको भी LFPR में इंक्लूड किया जाता है। ऑन दी अदर साइड WPR में सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स की कैलकुलेशन की जाती है विच मीन्स जिनको अर्निंग हो रही है। देन ओके, लास्ट इसी में हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना चल रहा है हमारे देश में। इट इज रफली 14%। इसी के साथ हमें पता होना चाहिए कि यूथ कौन सी एज को कंसीडर किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू PLFS। इट इज अगर आपकी एज ग्रुप बिटवीन 15 to 29 रिलाई करती है। देन इसी बार के PLFS सर्विस में एक नई अपडेशन और क्या आई है, दे हैव मेंशन कि हम नई तरह का सैंपल सर्वे यूज करेंगे जिसका नाम है रोटेशनल पैनल सैम्पलिंग डिजाइन, जिसमें सिंपली अर्लियर PLFS सर्वे ऑफिस में बैठ के कंडक्ट किया जाता था। नाउ दे हैव अज्यूम्ड कि हम हाउस होल्ड्स घर घर जाके लोगों से पूछेंगे और यही घर घर जाने के लिए 4 विजिट्स मैंडेटरी बता दी गई है जिसको मेंशन यहाँ पे भी किया गया। वी विल बी डिस्कसिंग वन बाय वन। मंथली इंप्लॉयमेंट डाटा वी हैव डिस्कस कि हर महीने के बाद डाटा बनाया जाएगा। देन क्वार्टरली रूरल एस्टिमेट्स दे हैव मेंशन MOSPI के अकॉर्डिंग कि जो भी अर्बन एरियाज हैं वहाँ पे मेजरली यूथ बिजनेस सेक्टर को ऑप्ट आउट करता है। तो हाँ, अगर हमें देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट को एग्जैक्टली एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो रूरल एरियाज पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू MOSPI ये हर महीने अर्बन और रूरल का अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो बताएंगे ही, अपार्ट फ्रॉम डैट रूरल एरियाज का क्वार्टरली एस्टिमेट भी करेंगे। डन, ओके, नेक्स्ट वन इज न्यू रिपोर्टिंग कैलेंडर। दे हैव शिफ्टेड द रिपोर्टिंग पीरियड फ्रॉम जुलाई टू जून से लेके जनवरी टू दिसंबर शिफ्ट कर दिया है। अर्लियर जुलाई और जून वाला क्यों फॉलो किया जाता था, क्योंकि 2020 से पहले RBI का फाइनेंशियल ईयर भी जून टू जुलाई चलता था। नेक्स्ट वन इज लार्जर सैंपल साइज की हाउस होल्ड्स के अकॉर्डिंग सर्वे किया जाएगा। देन द डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेशन, रिपीटेड विजिट्स, कितनी रिपीटेड विजिट्स, 4 विजिट्स की जाएंगी। नेक्स्ट वन इज अपडेटेड सर्वे फॉर्मेट जिसमें बता दिया गया कि क्वेश्चनएयर के अकॉर्डिंग हम लोगों से घर घर जाके पूछेंगे जैसे कि हमारे सेंसस में किया जाता है। कि लास्ट वन की डाटा कंपैरिजन एडवाइजरी विच इज इंपॉर्टेंट। दिस इज सिंपल कंसेप्ट कि PLFS सर्विस अगर पहले बाई मंथली कंडक्ट किया जाता था या फिर
क्वार्टरली या फिर ईयरली कंडक्ट किया जाता, तो इसका बेस है 2011-12 के साथ कंपेयर किया जाता था। बट नाउ अभी से नई अपडेशन क्या कर दी है कि हर महीने PLFS सर्विस का डाटा अब पब्लिश किया जाएगा, विच मीन्स कि अब हम पिछले 11-12 के साथ कंपेयर नहीं करेंगे। कंपेयर किसके साथ करेंगे? पिछले वाले महीने के साथ, विच मीन्स हम डाटा अपडेट कर करके उसके साथ ही कंपैरिजन करेंगे कि हमारे पास कोई ऑब्सोलीट डाटा ना हो। डन। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज भार्गव अस्त्र। पहले तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा भार्गव अस्त्र, ये टर्म आई कहाँ से है? इट इज जनरली मेंशन्ड इन आवर हिंदू एपिक्स में, महाभारत एंड रामायण में मेंशन किया गया है, एक हिस्टोरिकल वेपन है। देन अभी न्यूज में क्यों चल रहा है? इट इज फर्स्ट इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ इंडिया जिसको मिसाइल ड्रोन से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, विच सिंपली मीन्स इसको अटैकिंग पोजीशन पे नहीं रखे गए, इट इज जनरली फॉर द डिफेंस सिस्टम। देन डिस्कस करते हैं। इट वॉज द फर्स्ट इंडिजीनियस काउंटर ड्रोन माइक्रो मिसाइल सिस्टम। हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा बनाया किसने? इट इज डेवलप्ड बाय इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ बिगर कंपनी। बिगर कंपनी का नाम क्या है? सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड। सिमिलरली हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी कौन सी लोकेशन से रिलेटेड है? इट इज फ्रॉम महाराष्ट्र, नागपुर। अदर स्टेट जो हमने याद रखने, इट इज ओडिशा। क्यों? ओडिशा में टेस्टिंग की गई है, कहाँ? एट द सीवर्ड फायरिंग रेंज, particularly in Gopalpur. Done. It will detect drones from distance of over 6 kilometer. ये factual information important होगी. Other one, more than 64 micro missiles simultaneously can be shoot up from this defense system. Done. It could be used in all armed forces, be it army, navy or air force. Done. Okay, moving towards the next. Next is related to Sarapchu Conservation Reserve, which has been recently notified by Himachal Pradesh government. Notify कर दिया गया जिसका तहत ये कि कोई नया नहीं बनाया गया, अर्लियर एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की कैटेगरी में आता था जिसका स्टेटस अपग्रेड कर दिया टुवर्ड्स अ कंजर्वेशन रिजर्व। स्टेटस अपग्रेड करने से क्या डिफरेंस होएगा कि अभी कम्युनिटी वहां पे रहने वाली जो है वो तो मैनेज करेगी, साथ साथ वहां से रिलेटेड जो स्टेट गवर्नमेंट है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इनको फंडिंग भी दी जाएगी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट एंड देयर रिलेटेड एरियाज। डन। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा सरपचू कंजर्वेशन रिजर्व की लोकेशन कहाँ पर है? इट लोकेटेड इन स्पीति वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। सिमिलरली जब भी कोई इन्वायरमेंटल और ज्योग्राफिकल लोकेशन न्यूज़ में आए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा उससे रिलेटेड उसकी जो बाउंड्री में इंपॉर्टेंट जो पॉलिटिकल लोकेशंस हैं। देन तो इसके बॉर्डर में क्या चीज़ें आती हैं? नॉर्थ में रिलायंस लद्दाख, in the east Kibar Wildlife Sanctuary, to the south is Kabjima Nala and to the west is Chandratal Wildlife Sanctuary. Similarly हमने अगर previous year questions of any government exam notice किए हमने ये चीज़ देखी होगी कि जब भी कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क न्यूज़ में होएगा वहाँ से निकलने वाली नदियाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। डन। तो ये कौन सी दो रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पे बना हुआ है? दीज आर उनाम रिवर एंड चरप नाला। नाउ अभी हमारे माइंड में आएगा ये इतनी कोई बड़ी रिवर्स तो हमने कभी सुनी नहीं है, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा कौन सी बड़ी एक रिवर की ये छोटी सी ट्रिब्यूटरी है। तो उनाम रिवर एंड चरप नाला इज माइनर ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। ये हम गेस भी लगा सकते थे कैसे? जैसे अगर हमने ज्योग्राफिकल लोकेशन इसके नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पॉइंट आउट किया है, माइंड में हमारे मैप बन गया होगा कि इंडस ही रिवर वहां से जा रही है, इंडस की कोई माइनर ट्रिब्यूटरीज है। लास्ट वन, मैनेजमेंट किसके द्वारा की जाएगी? बाय कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी, विच मीन्स वहां पे रहने वाले लोगों द्वारा ही सारी की सारी मैनेजमेंट की जाएगी। बस अब फंडिंग कहाँ से मिलेगी? स्टेट गवर्नमेंट विच इज हिमाचल प्रदेश एंड यूनियन गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू विच इसका स्टेटस अपग्रेड किया गया, विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अस। सेक्शन 36 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जिसके तहत इसका स्टेटस अपग्रेड कर दिया गया। Okay, moving towards the next is global report on internal displacement, ग्रिड रिपोर्ट भी बोलते हैं, 2025 की आई है। 2025 की आई विच मीन्स 2024 का डाटा के अकॉर्डिंग अभी एस्टिमेट्स बताए गए हैं। इट इज एन एनुअल रिपोर्ट, हर साल पब्लिश की जाती है। दिस वन इज द 10th एडिशन। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि दिस रिपोर्ट स्टैंड्स कि इंडिया में 2024 सबसे ज्यादा ईयर डिस्प्लेसमेंट का साबित हुआ है कंपैरिजन टू द प्रीवियस 10 ईयर्स। यहीं से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा कि इंटरनल डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट का मतलब क्या है। दे सेड कि इंटरनल डिस्प्लेसमेंट विच मीन्स कि कंट्री के विद इन ही लोग अपनी पोजीशंस को चेंज कर रहे हैं ड्यू टू 2 मेजर रीजंस। फर्स्ट वन इज वायलेंस की वजह से दंगे फसाद हो रहे हैं, या फिर सेकंड रीजन इज नेचुरल डिजास्टर की बाढ़ आ गई या फ्लड्स की बाढ़ आ गई या ड्रॉट हो गया या अर्थक्वेक आ गया, बीट कोई भी रीजन हो सकता है। इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड में रफली इतने पीपल डिस्प्लेस्ड हुए हैं और इंडिया की बात करें तो हाईएस्ट एवर कंपैरिजन टू द प्रीवियस 10 ईयर्स। कौन सा मेजर रीजन साबित हुआ है? फ्लड, दैट बिकेम्स 2/3 फॉर द टोटल डिस्प्लेसमेंट इन दिस ईयर। नेक्स्ट वन, कौन सी स्टेट में ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है? इन द स्टेट ऑफ असम। लास्ट में साइक्लोन दना हैज बीन प्रूव्ड एज अ मेजर कॉज, जहां पे वेस्ट बंगाल और उड़ीसा की मोर देन हाफ पॉपुलेशन को डिस्प्लेसमेंट देखनी पड़ी थी। डन। यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इस रिपोर्ट को देने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है। ये कोई बड़ी संस्था नहीं है, WHO, WTO एंड UN किसी से रिलेटेड नहीं। ये कौन सी बॉडी है? एक NGO है। NGO का नाम क्या है? इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर,
जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनीवा इन स्विट्जरलैंड। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इज फाइनेंशियल सपोर्ट गिवन टू मालदीव्स बाय इंडियन गवर्नमेंट। इसको समझने से पहले एक कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट है विच इज ट्रेजरी बिल्स। उसका मतलब हमें पता होना चाहिए। ट्रेजरी बिल्स जनरली एक काइंड ऑफ पेपर होता है जिसपे लिख दिया जाता है कि आफ्टर दिस टाइम, जो उस टाइम मेंशन किया गया पेपर के ऊपर, इस टाइम के बाद आपको दिस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपकी रीपेमेंट की जाएगी। डन, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। नाउ 2024 में मालदीव्स गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट को ट्रेजरी बिल इशू किया जाता है जिसपे लिख दिया जाता है कि आप हमें जो पेमेंट दे रहे हो हम थोड़े टाइम बाद विद इंटरेस्ट आपको पे बैक कर देंगे, जिसका भी मेच्योरिटी पीरियड ओवर हो जाता है। बट इंडियन गवर्नमेंट एक्सटेंड कर देती है कि हम आपके ट्री बिल की जो लिमिट है उसको एक्सटेंड कर देते हैं विद 1 ईयर मोर। इसी से रिलेटेड इकोनॉमी की एक नई टर्म ओरिजिनेट हो जाती है विच इज टी बिल रोल ओवर, विच सिंपली मीन्स ट्रेजरी बिल को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। यहीं पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये लोन फाइनेंशियल सपोर्ट दिया तो गया है बट कौन सी मेजर ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड है, इट इज नॉट एट द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा मेजर बैंक रिलेटेड है, इट इज SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सिमिलरली हमें पता होना चाहिए कि लोन दिया है तो उनकी हालात, फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, इतनी अच्छी कितनी कि दे हैव अमिड अ डेट क्राइसिस एक्सीडिंग देयर 134% ऑफ देयर GDP। देन नेक्स्ट इज रिलेटेड टू केरला स्टेट की विरुथी कैंपेन विच इज सिंपली अ क्लीनलीनेस ड्राइव। विरुथी वर्ड का मतलब क्या है, क्लीनलीनेस ऑफ द बॉडी एंड माइंड। इसमें सिंपली क्या किया जा रहा है, जनरली जो हमारा नेशन वाइड एक कैंपेन चल रहा है स्वच्छ भारत मिशन, उसके तहत टॉप डाउन अप्रोच फॉलो किया जाता है विच सिंपली मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे देगी टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर मेंटेनिंग टॉयलेट फैसिलिटीज और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज। इन दिस साइड यहाँ पे विरुथी कैंपेन में बॉटम अप अप्रोच चल रहा है विच मीन्स लोग अपने घरों में पड़ा हुआ जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है उससे कुछ ना कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाएंगे, अपनी ही विलेज पंचायत को प्रोवाइड करवाएंगे, विलेज पंचायत आगे ब्लॉक लेवल पे देगी, तालुका लेवल पे शिफ्ट आउट किएगा, धीरे धीरे करके स्टेट गवर्नमेंट तक ये सारे प्रोडक्ट्स पहुंचाए जाएंगे। देन स्टेट गवर्नमेंट उसी इनोवेटिव प्रोडक्ट से जो वेस्ट प्रोडक्ट से बनाए गए हैं उनकी एग्जीबिशन लगाएंगे, जो मॉनेटरी बेनिफिट्स गेन आउट होंगे वही लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। देन ये क्या है, बॉटम अप अप्रोच है। नाउ इसी कैंपेन से रिलेटेड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इट इंक्लूड्स ऑल सोसाइटल लेवल विच मीन्स CM से लेके सैनिटेशन वर्कर्स तक सबको ये कंडीशंस दी गई हैं, गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई कि आपके घर में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट पड़ा है, बी इट कोई टूटी हुई चूड़ियाँ हो सकती हैं या इलेक्ट्रॉनिक DVD प्लेयर, CD प्लेयर, कुछ भी हो सकता है, किसी भी वेस्ट प्रोडक्ट से कुछ भी आप इनोवेटिव बनाकर लाओ, हम उसको विरुथी कैंपेन के अंदर एग्जीबिशन में प्रेजेंट करेंगे और रिलेटेड आपको मॉनेटरी बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट वन इज झारखंड स्टेट से रिलेटेड सोलर एनर्जी इनिशिएटिव। पहली बात तो ये सोलर एनर्जी पे बात पहुंची कैसे, नॉर्मली झारखंड इज द टॉप मोस्ट स्टेट जिसके द्वारा हमारे देश को कोल प्रोडक्टिविटी मिलती है। कितनी मिलती है, रफली झारखंड की 18 डिस्ट्रिक्ट्स इन्वॉल्व हैं जो सिर्फ और सिर्फ कोल पे रिलाई करते हैं। कोल पे रिलाई करते हैं इन द सेंस कि उनकी मेजर इकोनॉमी डिपेंड करती है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज डिपेंड करते हैं फ्रॉम द कोल प्रोडक्शन एंड द कोल मैनेजमेंट। बट नाउ झारखंड स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रियलाइज कि हम कोल प्रोड्यूस कर करके अपने स्टेट की हवा प्रदूषित कर चुके हैं। नाउ हमें अपना इन्वायरमेंट सस्टेनेबल बनाने के लिए नई एनर्जी सोर्सेज पे शिफ्ट आउट होना चाहिए। तो नया एनर्जी सोर्स कौन सा सिलेक्ट किया गया, इट इज़ सोलर एनर्जी। इनके इसी इनिशिएटिव को प्रमोट करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो डिक्लेयर्ड कि हम 1200 करोड़ आपको देंगे अकॉर्डिंग टू आवर अर्लियर रनिंग स्कीम विच इज़ PM सूर्य ग्रह मुफ्त बिजली योजना। सिंपली इसमें क्या किया जाएगा, 1000 सोलर विलेजेस विच मीन्स घरों की छतों के ऊपर सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे फॉर द जनरेशन ऑफ सोलर एनर्जी। देन कितना टारगेट सेट आउट किया है, इट इज इंपॉर्टेंट, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होगी, टू डेवलप 4 गीगावाट सोलर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बाय द ईयर 2027। नेक्स्ट वन, PGS डॉक्टर सुखपाल को सिलेक्ट किया गया एज ए फाइनलिस्ट फॉर द ग्लोबल नर्सेज अवार्ड। पहली बात तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये ग्लोबल नर्सेज अवार्ड प्रेजेंट कौन करता है, इट इज अवार्ड का नाम इज एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड। इट इज प्रेजेंटेड बाय अर्नेस्ट एंड यंग LLP। ये क्या है, सिंपली एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यूमरस नंबर ऑफ इकोनॉमिक रिपोर्ट्स भी पब्लिश करती है, उनके द्वारा ही हर साल ग्लोबल नर्सेज अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है। दिस ईयर इट वाज द 4th एडिशन और चंडीगढ़ पंजाब की PGI डॉक्टर को सिलेक्ट आउट किया गया। डन, नाम इंपॉर्टेंट होएगा, अदरवाइज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इनका सर्विस पीरियड कितना था। शी हैज सर्व 34 years ऑफ हर लाइफ इन टू दिस सर्विस। लास्ट वन, अभी प्रेजेंट नहीं किया गया, अवार्ड कब दिया जाएगा, इन द लोकेशन ऑफ दुबई। अवार्ड मनी इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। एंड लास्ट में इसी से रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन इंपॉर्टेंट डेज में कवर करते हुए कि इंटरनेशनल नर्सेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, ऑन 12th में। देन ओके, नेक्स्ट वन इज जिन्नू कुरुबा ट्राइब। जनरली ये ट्राइब न्यूज में क्यों रहती है, इनके द्वारा ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि हमें अपने जंगलों में वापस जाना है। अपने जंगलों में टर्म इज इंपॉर्टेंट। नॉर्मली जब देश को आज़ादी मिली थी दैट टाइम हमारी गवर्नमेंट ने दे ट्राइड आउट कि हमें एक सिविलाइज सोसाइटी मेंटेन करनी है, जंगलों में रहने की बजाय प्रॉपर सिटीज़ और कम्युनिटी सेटअप करनी चाहिए। तो वहाँ पे रहने वाली जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी जो काफ़ी टाइम पीरियड से उसी एरिया में सर्वाइव करती थी,
उनको मॉनेटरी कंपनसेशन दी जाती है या फिर घर बना के दिए जाते हैं कि आप एक सिविलाइज्ड लोगों द्वारा यहाँ पे रहोगे। बट कहीं ना कहीं उनके माइंड में सेंटिमेंट्स, इमोशंस जुड़े रहते हैं अपने ही उन जंगलों में रहने के लिए। नाउ दिस ट्राइब हैज़ बीन प्रोटेस्टिंग फ्रॉम सो मैनी टाइम्स कि हमें अपने जंगलों में वापस जाना है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पहली बात एग्जाम के लिए कि एक तो ट्राइब का नाम कि जिन्नू कुरुबा इज ए पीवीटीजी ट्राइब। पीवीटीजी सिंपली पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, एक कैटेगरी है मोस्ट वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की जो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा मेंटेन की जाती है, तो इट इज वन ऑफ देम। सेकंड फैक्ट जो इंपॉर्टेंट होएगा कि कौन से जंगलों में जाने की बात की जा रही है, इट इज नागरहोल नेशनल पार्क। नागरहोल नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में रिजाइड करता है, इट इज इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। अदरवाइज इनसे से रिलेटेड लैंग्वेज सिमिलर नाम मिलता जुलता है तो याद करना इजी रहेगा, इट इज जुन्ना कुरुबा। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट से, तो कन्नड़ा का ही एक बेसिक सब डायलेक्ट है। लास्ट में इनकी स्मॉल क्लस्टर कम्युनिटी को क्या बोला जाता है, हादी। अभी ये न्यूज़ काफी टाइम पीरियड तक चर्चा का विषय बनी रहेगी, तो आई होप ये टर्म आपको तब तक याद हो ही जाएगी। नेक्स्ट वन, पंजाब हरियाणा वाटर डिस्प्यूट। नॉर्मली इससे रिलेटेड जो भी पॉलिटिकल कमेंट्स किए जाते हैं वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पंजाब हरियाणा के बीच में जो पानी से रिलेटेड डिस्प्यूट चल रहा है उसको मैनेज करने के लिए जो बोर्ड या कमेटी बनाई गई है उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। देन इट इज भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड which consists of states like हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान एंड दिल्ली। देन ये 5 स्टेट्स और यूटी को मिला के जिम्मेवारी दी गई है कि आप इस वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड डिसीजंस लोगे। अभी फिलहाल में ये न्यूज़ का विषय क्यों बना, सिंपली बिकॉज कि हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा मोर डिमांड ऑफ वाटर की गई है। कितनी की गई है, क्यों की गई, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जनरली हमारे लिए ये स्टैटिक पोर्शन इंपॉर्टेंट होगा। थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है कि जो स्टेट्स एक साइड पर हो गई हैं वो कौन सी हैं, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली है वोटेड कि हाँ जी एक्स्ट्रा वाटर रिलीज करना चाहिए। नेक्स्ट वन, BBMM की फॉर्मेशन ईयर इज इंपॉर्टेंट। इट वाज फॉर्मेटेड इन द ईयर ऑफ 1966। 1976 में इसकी रीनेमिंग की गई बाय एडिंग द वर्ड बोर्ड एट द लास्ट। अपार्ट फ्रॉम वाटर डिस्प्यूट को मैनेज करने के अलावा इनकी और क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इट इंक्लूड्स मैनेजिंग द भाखड़ा डैम विच इज इन हिमाचल प्रदेश, नंगल डैम विच इज इन पंजाब, ब्यास सतलुज लिंक प्रोजेक्ट जो अभी कंस्ट्रक्शन पीरियड में चल रहा है, एंड पोंग डैम। देन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, BBMM मीटिंग के तहत अभी क्या फाइनल आउट किया गया है या फिर इसका कॉम्पोजिशन क्या है। क्लियर, वी हैव कवर्ड दिस वीक्स करंट अफेयर्स। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।